सेक्शन 37 के अंदर अंडर द टीपीए एक्ट 1882 इसके अंदर भी अपॉर्शनमेंट के बारे में ही बात करता है। बट हमारा जो सेक्शन 36 और 37 में एक डिफरेंस है। 36 में ओनली मतलब यहाँ पर एक के बारे में बोल रखा था कि अगर एक पर्सन एंटाइटल हो रहा है तो, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेवरेंस है, मतलब सेवरल पर्सन जो सेवरल ऑनर है वो एंटाइटल किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, वो मैं प्रॉपर्टी किसको, बी को लीज पे देती हूँ पर ईयर के लिए। मैंने कहा कि आप मेरी ये प्रॉपर्टी 1 साल के लिए रख लो रेंट पे और आप मुझे 1 साल के एंड में उसका रेंट मुझे दे देना 1 लाख रुपीज। ठीक है, कितना, 1 लाख रुपीज। अब स्टार्टिंग में ही मतलब 1-2 तारीख को उसने क्या किया, ए ने सी डी और ई को उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया। अब सी डी ई जो है वो एक साथ उन्होंने एक प्रॉपर्टी को तो परचेज किया, बट हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सी डी और ई का कितना प्रोपोर्शनेट हो रहा है, उनका कितना हिस्सा बन रहा है। तो बी जो यहाँ पर सी है उसने 50% मतलब जो वो प्रॉपर्टी जितने की होगी उसका 50% उसने पे किया था। 25% सी डी और ई, डी ने किया था और ई ने भी 25% किया था। तो यहाँ पर ये बात बोला जा रहा है कि जो रेंट आएगा, अब 1 साल के एंड में वो जो रेंट देगा या मिड में कभी भी रेंट दे, तो वो इन तीनों में कैसे बटेगा, तो वो इन तीनों में ऐसे ही बटेगा जैसे कि हमने ऊपर वाले सेक्शन 36 में पढ़ा था। अब यहाँ पर उसने जो हमारा सी था उसने 50% दिया, डी ने 25% दिया, ई ने 25% दिया। तो यहाँ पर जो 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऐसे ही होगा कि 50,000 जो है वो हमारे सी के पास जाएगा, डी और ई के पास हमारा 25,000 जाएगा। तो वो ऐसे रेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम इसको बेरेक्ट के साथ भी पढ़ लेते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। When apportionment of benefit of obligation on severance, when in consequence of transfer of property is divided and held in several shares, जब बहुत सारे शेयर्स हों, and thereupon the benefit of any obligation relating to the property as a whole passes from one to several owner। यहाँ पर क्या है, एक के द्वारा बहुत सारे पर्सन को उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है। The corresponding duty shall in the absence of a contract, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर देखो हमारा जो टीपीए है, अगर टीपीए में अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो ये एप्लीकेबल करेगा ये सेक्शंस। जैसे कि मान लो अगर जो हमारा सी डी ई है उसने मतलब पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि ठीक है जो 1 लाख का आएगा मैं 10% रखूंगा और जो भी है 45% ये लोग रखेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है तो वो वैसे ही होगा, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तो इस अकॉर्डिंग करेंगे। Corresponding duty shall in the absence of a contract to the contrary among the owners be performed in favor of each of such owner in proportion to the value of his share। जो भी ऑनर है वो क्या करेगा, वो प्रोपोर्शन में उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। If the duty cannot be served or if the servants would substantially increase the burden of obligation, the duty shall be performed for the benefit of such one of the several owner as they shall jointly designated for that purpose। अगर वो jointly भी हैं तो jointly में उन्होंने कितना कितना पेमेंट किया वो अभी मैंने आपको jointly वाला एग्जाम्पल बताया था। अगर मान लो एक प्रॉपर्टी है उसके पास 120 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है, उसने वो प्रॉपर्टी 3 को डिस्ट्रीब्यूट करी है। 3 को अगर आप 40 देख लो या आप 30 देख लो, 30 एक को मिली है। अब जो भी हमारा वो था तो अब 90 बचा, अब 45 एक को मिली, 45 एक ने परचेज किया उसको। तो ये हमारा क्या, अब मान लो अब ये थोड़ा कि हमेशा वो 3 जो बंदे हैं वो जॉइंटली करेंगे, या पता वो सेपरेट उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ली हो, तो उसमें भी कैसे हमारा ये वाला सेक्शन जो एप्लीकेबल करेगा उसको हम किस प्रोपोर्शनेट में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस शेयर्स को, तो वो बता रखा है। तो यहाँ पर जॉइंटली और सेपरेट दोनों वाला है। The duty cannot be served of if the servants would substantially increase the burden of the several be for benefit of a several owner as they shall jointly designate for proviso बोलता है provided that no person on whom the burden of obligation lies shall be answerable for failure to discharge if in manner provided by this section unless and until he has reasonable notice of the severance।
बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन उसके पास आएगा अगर जिसके पास नोटिस ये चीज़ ना हो कि हाँ ये चीज़ पहले से रेंट पे दी गई है, उसका पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो नोटिस में है तभी वो तो कर सकता है ना क्लेम, अगर उसके पास नोटिस नहीं है तो क्लेम कैसे कर सकता है। Nothing in this section applies to lease for agriculture purpose unless and until state government by notification in the official gazette so direct। यहाँ पर ये एक बात बता दिया गया है कि अगर until and unless, जब तक अगर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं निकालती तब तक आप ऐसा कुछ जो ये सेक्शन है वो एग्रीकल्चर के लीज पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये एग्रीकल्चर के लीज पर क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा, जैसे कि मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी ली है, लैंड लिया है, उस लैंड पे मैं एग्रीकल्चर कर रही हूँ, मैंने कोई वीट उगाए, बट क्या होता है अब जो हमारा एग्रीकल्चर है वो आपको पता है वो एक अकॉर्डिंग टू टाइम होता है कि टाइम के उसके बाद ही वो चीज़ ग्रो करेगी। बट जो ऑनर है उसने उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया मेरे को बिना बताए, या मेरे को उसने नोटिस भी दिया कि मैं सेल कर रहा हूँ, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, आई हैव नो ऑप्शन कि मैं उस सारे जो एग्रीकल्चर का मैंने कुछ भी चीज़ उगाया है या जो लैंड में अभी अटैच है उसको निकाल के मैं किसी और में करूँगी, पॉसिबल ही नहीं है वो। तो ऐसे इसीलिए इस सेक्शन को जो है लीज के लिए मना कर रखा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सेक्शन 37 क्लियर हो गया होगा। ऐसे और भी टीपीए की वीडियोस के साथ मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें, और अगर आपको टीपीए की वीडियोस और भी देखती है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।